हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हमने डिसइंटीग्रेशन सीरीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी किन किन यूनिट्स में मेजर की जाती है। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी यूनिट्स में मेजर की जाती है। जो मेन यूनिट है, जो रेडियो एक्टिविटी की मेन यूनिट है, वो होती है क्यूरी। क्यूरी जो इसकी क्या है, मेन यूनिट है। इसका सिंबल होता है या तो सीआई से हम इसको डोनेट करते हैं या फिर सी से। सीआई और सी, ये है क्यूरी। क्यूरी क्या है, रेडियो एक्टिविटी की मेन यूनिट है। अब जो 1 क्यूरी है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 3.7 into 10⁻10 डीपीएस। डीपीएस क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना डिसइंटीग्रेट कर रही है वो होती है हमारे पास क्यूरी। 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेट करती है जब 1 सेकंड के अंदर, तो वो होती है हमारे पास क्यूरी के बराबर। क्यूरी यानी कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की मेन यूनिट है। डीपीएस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अब जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो तो उसके बाद हमारे पास मिली क्यूरी किसके बराबर होगी, फिर 1 मिली क्यूरी। जो हमारे पास एक क्यूरी है वो उसके जो मिली क्यूरी के अंदर कितने क्यूरी होते हैं, 1 × 10⁻³ क्यूरी को हम डोनेट करेंगे सीआई से या फिर सी से। तो 1 मिली क्यूरी इसके बराबर होती है, तो कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड शो करेगी वो, 3.7 × 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जो बराबर है 3.7 × 10⁻7 डीपीएस। एंड 1 माइक्रो क्यूरी किसके बराबर होगी, 1 × 10⁻⁻6, जो इक्वल होती है 3.7 10⁻⁴ डीपीएस। सही है। जब मिली क्यूरी होता है तो हमारे पास होते हैं 1 × 10⁻³ क्यूरी। 1 माइक्रो क्यूरी होती है 10⁻⁻6 क्यूरी, एंड जो इक्वल होते हैं 3.7 10⁻⁴ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। मेन है 1 क्यूरी बराबर होती है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये हमारे पास 3 यूनिट थी। मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिविटी किसने दी थी, किसने डिस्कवर की थी, फर्स्ट लेक्चर में ये मैंने बताया था, ये की थी हेनरी बैकरल ने। तो इसकी में जो ऐसा यूनिट है वो क्या रहती है, बैकरल। बैकरल को हम डिनोट करते हैं बीक्यू से। तो 1 बैकरल किसके इक्वल होता है, जो 1 बैकरल हमारे पास 1 डीपीएस के बराबर होता है। 1 डीपीएस होता है 2.7 × 10⁻11 क्यूरी। तो 1 बैकरल क्या है हमारे पास, ऐसा यूनिट है एक्टिविटी की, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी। जो 1 डीपीएस के बराबर से जो किसके इक्वल आ गया, 2.7 10⁻11 क्यूरी के बराबर, जो क्या है 1 ग्राम ऑफ रेडियम। जो 1 क्यूरी था वो किसके इक्वल, उसको हम बोल सकते हैं 1 ग्राम ऑफ रेडियम ऑल्सो। जब 1 ग्राम ऑफ रेडियम वो भी किसके बराबर होता है, जो 3.7 10⁻10 डीपीएस के बराबर, यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर। अब जो बैकरल है वो नियरली होती है 1 डीपीएस, और जो किसके बराबर 2.7 10⁻11 डीपीएस। उसके अलावा हमारे पास यूनिट है 1 रोएंटजन।
सी क्या है कोलाम, दैट इज 1 नाइट्रोजन बराबर होता है 2.58 into 10⁻⁴ कोलाम पर केजी। एंड होती है 1 रदरफोर्ड, जो होती है 10⁶ डीपीएस के बराबर। तो ये थी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने की यूनिट्स, यानी कि हम इन पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। ये यूनिट्स है बैकरल में, क्यूरी में, रोइंटन में, रदरफोर्ड में, इसमें क्या कर सकते हैं हम यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारे पास रेडियो एक्टिव की ये यूनिट्स मेजरमेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर यूनिट्स पूछ सकते हैं कि कितनी होती है, क्या होती है। तो ये थी हमारे पास यूनिट्स। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें एक ट्रक का एग्जांपल दिया था कि जब ट्रक के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाए तो वो क्या कर रहा है, तो जब बहुत ज्यादा उसकी लिमिट से क्या है एक्स्ट्रा डाल रखा है उसके अंदर, तो वो क्या है अदर जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो क्या हो रहा है, वो हाफ होता जा रहा है, मतलब कि उसमें से कम होते जा रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है डीके कर रहा है। तो जब ये डीके होता है, जब ये होता है अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं डीके। उसी तरह से जब रेडियोएक्टिव आइसोटोप से जब एलिमेंट्स डीके हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं, उससे निकल रहे हैं बाहर पार्टिकल्स, तो उसको हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव डीके। तो फर्स्ट इज रेडियोएक्टिव क्या होता है रेडियोएक्टिव डीके, जो रिलीज हो रहे हैं रेडिएशंस की, रिलीज ऑफ रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा या फिर अल्फा बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में जब रेडियोएक्टिविटी रिलीज हो रही है गामा की रेज में, न्यूक्लियाई से रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई से जब ये रिलीज हो रहे हैं सब्सटेंसेस, तो क्या हो रही है उसके अंदर कुछ अलग चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रेडियोएक्टिव डीके, जो डिपेंड करता है हर एक एलिमेंट का उसके कांस्टेंट रेडियोएक्टिविटी के कांस्टेंट के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हर एक एलिमेंट का क्या अलग से रेडियोएक्टिव कांस्टेंट होगा, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है उनकी डीके की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। जो रेडियोएक्टिविटी क्या, तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे रेडियोएक्टिव डीके की तो क्या आएगी, रेडियोएक्टिविटी इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रेज फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, उसको हम क्या बोलते हैं रेडियोएक्टिव डीके। द एमिशन ऑफ या फिर हम बोल सकते हैं रिलीज, द एमिशन और रिलीज ऑफ रेडिएशन such as alpha, beta and gamma radiations from the unstable radioactive isotopes, तो उनको क्या बोलते हैं हम रेडियोएक्टिव डीके, इज नॉन एज रेडियोएक्टिव डीके। अब जो ये क्या है मैंने बताया कि किस पर डिपेंड करते हैं, उनके कांस्टेंट्स के ऊपर कि रेडियोएक्टिव कांस्टेंट कितना आ रहा है, हर एक एलिमेंट का क्या है अलग अलग रेडियोएक्टिव कांस्टेंट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं रेडियोएक्टिव कांस्टेंट। अब जो क्या है डिसइंटीग्रेशन है, जो हमारे पास नेचुरली भी होती है और या फिर हम इसको क्या आर्टिफिशियली भी करवाते हैं। नेचुरली जो हमारे पास नेचर में कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे जो अपने आप ही हो रही है दैट इज नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके, और जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको करवा रहे हैं, लैब के अंदर करवा रहे हैं, तो दैट इज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके। अब जो रेडियोएक्टिव डीके है वो हम किससे हम उसको मेजर कर सकते हैं रेडियोएक्टिव डीके को। रेडियोएक्टिव डीके को नोट करने का फॉर्मूला होता है जो क्या है हमारे पास, लैम्डा
तो ये हमारे पास फॉर्मूला है रेडियो एक्टिविटी के नोट मेजर करने का। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कि कितना है, ये अलग अलग सबका क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। उसके बाद 2.303 टी, टी क्या है कि कितने टाइम के अंदर कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ट्रक था वो क्या कर रहा है, 15 मिनट बाद उसके अंदर 60 केजी था, तो क्या है 15 मिनट के बाद कितना हो रहा है, उसका रह रहा है 55 केजी रह गया। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद कितना रह गया, 50 केजी रह गया। तो ऐसे क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाता है फिर उसका टाइम कि कितना टाइम लग रहा है उसको डिसइंटीग्रेट होने में, कितना टाइम ले रहा है वो डिसइंटीग्रेशन में। उसके बाद लोग एन नोट क्या होता है कि इनिशियली कितना हमने फिल किया था, इनिशियली कितना फिल है वो कंपाउंड, वो जो एलिमेंट है वो कितना फिल्ड है, यानी कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई, कितने उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, वो है हमारे पास एन नॉट, यानी कि इनिशियली जो हमारे पास अमाउंट है वो। एंड एन क्या है, जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास वैल्यू बचती है, यानी कि मान लो 30 मिनट्स के बाद हमारे पास फाइनल कितनी बच रही है, 55 केजी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद। तो ये होता है, ये है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला रेडियोएक्टिव डीके। ये रेडियोएक्टिव डीके जैसे कि अब हम देखते हैं कि उसके बाद रेडियोएक्टिव डीके के बाद हमारे पास आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ, यानी कि हाफ टाइम के बाद उसका कितना बच रहा है, कितना, यानी कि उसकी हाफ वैल्यू है, जो जैसे कि 60 है तो 60 का हाफ होता है 30 केजी, तो 30 केजी कितने टाइम के अंदर बच रहा है, तो वो होता है उसका टी हाफ, यानी कि टी हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ टाइम। तो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द टाइम रिक्वायर्ड to disintegrate one half of its original value, कि उसके ओरिजिनल वैल्यू से वन हाफ कितना टाइम तक हो रहा है, वो टाइम क्या होता है हमारे पास हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम को मतलब मेजर करने का होता है टी हाफ 0.693 अपॉन लैम्डा। ये कहां से आया, ये हम निकाल भी सकते हैं अगर हमें वो वाला फॉर्मूला याद है जो मैंने अभी लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी एन नॉट अपॉन एन। तो क्या हम टी हाफ निकाल रहे हैं, टी तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी हाफ, टी चेंजेस टू टी हाफ, एन नॉट कितना, इनिशियली तो एन नॉट ही रहेगा, बट एन के बाद एन कितना हो जाएगा हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाय 2, तो 1 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर जाकर log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 करके कुछ, तो उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा टी हाफ। टी हाफ हमारे पास आ गया, दैट इज हाफ लाइफ टाइम कितनी है किसी भी एलिमेंट की उसके डिसइंटीग्रेशन होने तक। जैसे अगर हम कुछ कंपाउंड्स की हाफ लाइफ टाइम देखें कि उसकी वो कितना लैप्स कितना कट हो चुका है हाफ लाइफ के बाद, तो उसकी जैसे कि हमारे पास है फेरिक सिट्रेट सॉल्यूशन है, जो फेरिक सिट्रेट सॉल्यूशन है उसकी हाफ लाइफ रहती है 45 डेज। तो जो फेरिक सिट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास 45 डेज के बाद कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है, जो हमारे पास किस में काम होता है, जो हम स्टडी करते हैं आयरन मेटाबॉलिज्म की, जो हमारे पास क्या है आरबीसी फॉर्मेशन हो रही है, उसमें हम क्या करते हैं फेरिक सिट्रेट का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जो सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन है उसकी हाफ लाइफ रहती है 8.06 डेज। अब जो 8.06 डेज है वो क्या है, उस 8.06 डेज के बाद क्या हो रहा है, सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन है जो वो क्या हो रहा है हाफ रह जाता है। तो क्या किस चीज में यूज होता है, जो सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन है वो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, किसमें होता है थायराइड स्कैनिंग में, या फिर स्टडी ऑफ थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड्स होती है उनको स्टडी करने में क्या होता है हमारे पास सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन यूज होता है। जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन की हाफ लाइफ
तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किस में होता है हमारे पास, जो हम कैल्शियम की क्या करते हैं स्टडी, जो बोन्स में होते हैं कैल्शियम, उनकी स्टडी में क्या होता है, कैल्शियम आयोडाइड सॉल्यूशन यूज होता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी हाफ लाइफ क्या है, गिवन है, हमें पता है कि इतने टाइम के बाद कितना रह जाता है, जब ये हाफ रह जाता है। तो ये था हमारे पास हाफ लाइफ टाइम। तो उसके बाद, उससे पहले हमने रेडियोएक्टिविटी के उसका रेट, ये रेट निकालने का फॉर्मूला था, रेट कितना है, रेट अगर हम निकालते हैं उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। बट क्योंकि हमारे पास हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ डेफिनेशन है, हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है डी फार्मेसी के, तो हम न्यूमेरिकल्स को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बायोलॉजिकल रोल क्या है रेडियो एक्टिविटी का, बायोलॉजिकल रोल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि कोई कंपाउंड, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हजार्डियस होते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर रेडिएशन से निकल रही है तो हमें क्या कर रही है, वो खतरा डेंजरस है हमारे लिए, रेडिएशन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे कि टावर्स वगैरह में से जब रेडिएशन निकलती है तो क्या जो जो ये हमारे पास बर्ड्स वगैरह हैं, तो क्या ये उनके आसपास जाने से ये मर जाते हैं। तो इसी तरह से क्या हमारे पास जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब अगर तुम्हें ये इतनी ज़्यादा हजार्डियस होती है कि ना आगे आगे पीढ़ी तक क्या करती है, ये हमें अफेक्ट करती रहती है। कभी कभी तो जैसे मान लो एक थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है, कभी कभी इतनी थोड़ी होती है कि वो क्या है 5 महीने 6 महीने बाद ठीक हो जाता है, या फिर 4 साल बाद ठीक हो जाए, 5 साल बाद ठीक हो जाए। बट कभी कभी इतनी ज़्यादा हजार्डियस हो जाती है ये रेडिएशन कि इनसे मुक्त होना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि इनसे फ्री नहीं हो सकते। ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ना आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको भी अफेक्ट करती है, मतलब एक जनरेशन है उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट करती है। जैसे जो हिरोशिमा नागासाकी था, उसमें जब वो बॉम्ब फेंका गया था जापान में, लिटिल बॉय तो जानते होंगे, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय का मतलब छोटा बच्चा नहीं, लिटिल बॉय जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो क्या था, हाइड्रोजन बॉम्ब था। हाइड्रोजन बॉम्ब जब वहां फेंका गया था तो वहां का जो एरिया था वो पूरा का पूरा ही अफेक्टेड हो चुका है। तो अब भी जब वहां पे कोई बच्चा पैदा होता है, तो वहां पे उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, मतलब कि उसके अंदर से ही ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने लग गई है उनको कि एक के अंदर दूसरे के अंदर ऐसे रेडिएशन अभी तक भी अफेक्ट कर रही है। तो क्या है, रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये आगे वाले जनरेशन को भी अफेक्ट करता है, कभी कभी तो इतना ज्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाऊं कि कैसे अफेक्ट करती है, जैसे कि एक हमने ले लिया वाटर। अब वाटर में जब हमने रेडिएशन पार्टिकल्स डाले तो वो आगे फ्री रेडिकल्स में टूट गया। फ्री रेडिकल्स में टूट गया तो ये है हमारे पास चेन इनिशिएशन। ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, चेन स्टार्ट हो गई। अब ये आगे जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या कर रहे हैं कि आगे अलग अलग टाइप्स में क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे H2O पे, H2O का एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होता, जो इस पे रेडिएशन पार्टिकल्स ने अटैक किया वो तो फ्री रेडिकल्स में चेंज हो गया। अब ये फ्री रेडिकल्स जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उन पे अटैक करेंगे। जैसे H2O में अगर OH फ्री रेडिकल ने अटैक किया, मतलब कि उसके साथ ऐड हो तो बना देगा H2O2, तो H स्टार। ये नहीं कि क्या है, एक नया फ्री रेडिकल बना दिया और ये क्या बना दिया हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये है चेन प्रोपेगेशन। मतलब इस स्टेप में क्या हो रही है, चेन प्रोपेगेट कर रही है कि वो आगे अफेक्ट करने लगी है। उसके बाद H2O पे
कि एक बार तो अगर OH स्टार अटैक करे और एक बार H रेडिकल, तो वो बना देगा H2 प्लस OH रेडिकल। ये भी क्या है हमारे पास चेन प्रोपेगेशन स्टेप, यानी कि दोनों जब एक बार H ने ऐड हुआ, एक बार OH ऐड हुआ वाटर के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है आगे, मतलब फर्दर क्या कर रहा है, औरों को भी अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब ये कुछ सब कुछ हो गया, उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड्स है उसमें है H स्टार, H रेडिकल, H रेडिकल, तो ये मिलके बना रहे हैं H2 OH रेडिकल प्लस OH रेडिकल, ये बना देते हैं H2O2 एंड OH रेडिकल, सॉरी H रेडिकल प्लस OH रेडिकल H2O। और ये क्या है हमारे पास टर्मिनेशन, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, ये है हमारे पास चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन मतलब कि यहाँ पे अब सारे रेडिकल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर क्या बना दिया उन्होंने, आएगा अलग कंपाउंड बना दिया। तो जो ये बीच वाले जो कंपाउंड्स है ये क्या करते हैं, हजार्डियस होते हैं बहुत ज्यादा, से H2O2 पेरोक्साइड है वो भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमें। तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, फिर हमारे जो डेली रूटीन है उसमें क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि वो मैंने भी एग्जांपल बताया था कि उसमें क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होने लगती है आगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो अफेक्ट करने लग जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, ये इनका बायोलॉजिकल रोल होता है हमारे कि ये कैसे कैसे एक्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ टाइम के बारे में, एंड बायोलॉजिकल रोल क्या है हमारी लाइफ में रेडिएशन